नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नविका एकेडमी में। राजस्थान पॉलिटी अपन पढ़ रहे थे और पॉलिटी में आज अपन राजस्थान का उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट आज अपन शुरू करेंगे और हाई कोर्ट है, उसके बाद में अधीनस्थ न्यायालय है और उसके बाद में कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रश्न अपन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हाई कोर्ट को लेकर की इससे पहले मैंने जो जो टॉपिक आपको करवा दिए, तो एक बार आप जिन्होंने क्लास नहीं देखी है वो जरूर देखना, क्योंकि मैं कुछ चीजें हैं जो आपको अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। जैसे कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, यदि वो राज्यपाल रहा है या फिर कार्यवाहक राज्यपाल रहा है, तो वो चीजें मैंने वहां भी डिस्कस की है। तो आप यदि सारी क्लासें एक साथ देखोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा उसका। ठीक है, राज्यपाल अपना हो चुका है टॉपिक। उसके बाद में सीएम अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल माफ करना, विधानमंडल। ठीक है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद और विधानसभा के जितने भी अधिकारी आप देखते हो कि विधानसभा अध्यक्ष है, सभापति है, सचेतक जो होते हैं, वो सारी चीजें अपन देख चुके हैं। उसके बाद में 1952 से 2023 तक, ये कह दो या फिर कहो कि पहली से और 16वीं विधानसभा तक, पहली से 16वीं विधानसभा, इसकी अपन अलग से क्लास ले चुके हैं। क्योंकि इसी में से आपके प्रश्न आता है कौन सा मुख्यमंत्री कितनी बार मुख्यमंत्री रहा, कौन विधानसभा अध्यक्ष कितनी बार रहा, किसका कार्यकाल ज्यादा था किसका कम था, वो सारी बातें यहाँ से पूछी जाएगी आपके। भी आपके एक प्रश्न बार बार घूम रहा है, आप लोगों को याद होगा। जैसे आपने देखा होगा कि आरपीएससी का ट्रेंड बना हुआ है, जो प्रश्न है आपके कि राजस्थान के वर्तमान मंत्रिमंडल में 2 महिला मंत्री है, ये स्टेटमेंट है आपके। आप लोग बोलते हो एक ही है, क्योंकि आप लोगों ने तो एक ही पढ़ा है, कौन, दिया कुमारी जी। दूसरे नाम को आप भूल गए हो, कौन है, मंजू बागमार। ठीक है, तो वो प्रश्न, जिस तरह के प्रश्न वो अपन इसमें पढ़ते हैं कि कौन सी विधानसभा में कौन क्या था, पहली से 16वीं विधानसभा, ये एक ट्रेंड है, इसको ध्यान रखना है। ठीक, तो हाईकोर्ट शुरू करते हैं आज अपन, और हाईकोर्ट की क्लास एक ही वीडियो में अपन पढ़ लेंगे। बाकी उसके बाद में अधीनस्थ न्यायालय की अपन छोटी सी क्लास ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में है कि पहली बार उच्च न्यायालयों का अस्तित्व कैसे, जो उच्च न्यायालय है आपके हाईकोर्ट है, वो पहली बार अस्तित्व में कैसे आए, है ना। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आता है 1861 में। 1861 के इस अधिनियम में, जो कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, उसके बाद में सुधारात्मक रूप से इसको अपनाया गया था। ये अधिनियम आता है 1861 में, और इसमें ये कह दिया गया कि भारत में 3 उच्च न्यायालय होंगे। मैं बात कर रहा हूं भारत की। ठीक है, पहली बार अगर उच्च न्यायालयों के इतिहास की बात करें तो भारत में 3 उच्च न्यायालयों के गठन की बात कही 1861 में अधिनियम को लेकर। उसके बाद में 1862 में कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे, ये 3 जगह उच्च न्यायालयों का गठन किया गया। अब आपको ये याद रखना, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि उच्च न्यायालयों के इतिहास के बारे में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि प्रारंभिक रूप से पहली बार इनका प्रावधान कब किया गया। प्रावधान होता है 1861 के अधिनियम में और स्थापना होती है 1862 में। ठीक है, तीनों जगह याद रखनी है। अब बात करें, ये तो चलो ठीक है, भारत की बात होगी। अब ये बता दीजिए कि राजस्थान में उच्च न्यायालय का इतिहास क्या रहा। क्या राजस्थान में उच्च न्यायालय जो है आजादी के बाद बना? आजादी से पहले भी कुछ रियासतें थी, वहां पर एक तरह के काल्पनिक रूप से हाईकोर्ट काम कर रहे थे, उच्च न्यायालय काम कर रहे थे। अब अपन देखेंगे कौन कौन सी रियासतें थी। 17 मार्च 1948 से 25 जनवरी 1950 के बीच, ठीक, रियासतों के एकीकरण के बाद राजस्थान में 5 हाईकोर्ट थे। रियासतों के एकीकरण के बाद, वापस समझना इसको भाई, वापस से समझना। मैं बात कर रहा हूं 17 मार्च से, 17 मार्च 1948 से, 17 मार्च 1948 से 25 जनवरी 1950। 26 जनवरी क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि 26 जनवरी को तो आपका संविधान लागू हो गया था। 26 जनवरी को आपका संविधान लागू हो गया, और जो आपके उच्च न्यायालय जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनका प्रावधान किसमें है, संविधान में है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कितनी रियासतों में या कौन कौन सी रियासतों में या राजस्थान में कितने हाई कोर्ट संविधान के लागू होने से पूर्व कार्य कर रहे थे। आजादी नहीं, संविधान के लागू होने से पूर्व काम कर रहे थे। तो आपको क्या याद रखना है कि संविधान के लागू होने से पूर्व कहां कहां हाईकोर्ट थे, तो 5 हाईकोर्ट थे। ये रट लेना दिमाग में कि संविधान के लागू होने से पहले कितने हाईकोर्ट थे राजस्थान में, 5 हाईकोर्ट थे। अब आप सोचोगे राज्य का तो एक ही हाईकोर्ट होता है, लेकिन उस समय क्योंकि रियासतें थी, रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, तो एक रियासत अपने आप में एक राज्य हुआ करती थी। तो एक रियासत अपने आप में एक राज्य है, तो उस राज्य में हाईकोर्ट भी बन जाएगा। तो बड़ी बड़ी रियासतें हैं, यदि आपको तुक्का मारना है तो समझना कि बड़ी बड़ी रियासतों में खुद के हाईकोर्ट थे, खुद के उच्च न्यायालय थे। ठीक है, बाद में जब संविधान लागू हो जाता है उसके बाद में तो सबका एक हाईकोर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन
उससे पहले अलग अलग हाईकोर्ट काम करते थे। 17 मार्च 1948 से 25 जनवरी 1950 के बीच में क्या हुआ, रियासतों का एकीकरण हुआ, और एकीकरण से जो एकीकरण हुआ उस समय हमारे 5 हाईकोर्ट काम कर रहे थे। तो पांचों के नाम याद रखने हैं। पहला है जयपुर। जयपुर हाईकोर्ट आपके संविधान निर्माण से, संविधान लागू होने से पहले अस्तित्व में था। उसके बाद में है जोधपुर, उसके बाद में है बीकानेर, और उसके बाद में है अलवर। अलवर में भी हाईकोर्ट था भाई, अलवर का ध्यान रखना आपको ना। और उसके बाद में आपका क्या है, उदयपुर। ठीक है, एक पीठ कोटा में भी थी भाई, है ना। उदयपुर में है, लेकिन उदयपुर की एक पीठ कहां थी, कोटा में, है ना। ये 5 याद रखने हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर और उदयपुर। वापस बोलिए, जयपुर है, जोधपुर है, ठीक है। उसके बाद में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये 3 और बीकानेर, 4 तो इसलिए याद रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी 4 रियासतें हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, ये 4 राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतें हैं। यहाँ हाईकोर्ट थे। उसके अलावा एक और याद रखना है, अलवर। क्या याद रखना है, अलवर। ये 5 जगह आपके उच्च न्यायालय थे संविधान के लागू होने से पहले। ठीक, संविधान लागू होने से पहले मतलब 25 जनवरी 1950 तक। अब एग्जामिनर आपको ये भी दे देगा कि 25 जनवरी 1950 तक राजस्थान में कितने उच्च न्यायालय कार्यरत थे। आप क्या बोलोगे, 5। ठीक है, 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। अभी तक क्या क्या देखा। पहली बात देखी कि भारत में पहली बार उच्च न्यायालयों का प्रावधान किया गया 1861 में। 1862 में गठन हो गया 3 उच्च न्यायालयों का, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। और उसके बाद में राजस्थान के उच्च न्यायालयों की बात करें तो संविधान के लागू होने से पूर्व कितने, 5, मैंने बोला 4 रियासतें बड़ी बड़ी, कौन, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और एक अलवर। ये 5 जगह हाईकोर्ट काम कर रहे थे। बात करते हैं उसके बाद में क्या होता भी। राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश आता है 1949 में। राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 आता है भाई, ठीक है। 5 हाईकोर्ट थे आजाद संविधान लागू होने से पहले। इस बात को याद रखना है, इसका प्रश्न आएगा, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ। उसके बाद में समझना कि राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश कब आता है, 1949 में। राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश कब आता है, 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश आता है। डेट याद रखनी है। इसमें धारा 10(1), ये पर आपके लेवल पे आप याद रख लीजिए, धारा 10। धारा 10 में किसका उल्लेख है, इस धारा के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में होगा। कहां होगा, राजस्थान का हाईकोर्ट जोधपुर में होगा। ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य प्रमुख तय करे। राज्य प्रमुख से मतलब क्या था, राज्यपाल। नहीं, राज्यपाल पढ़ाया मैंने, क्या बताया, पहले राज्य प्रमुख हुआ करता था, ठीक है। 1 नवंबर 1956 से राज्यपाल हो गया, है ना, याद रखना है। तो 1 नवंबर 1956 के बाद में राज्यपाल बन गए, उससे पहले राज्य प्रमुख हुआ करता था। आज यदि प्रश्न आ जाए कि हाईकोर्ट कहां होगा, जहां राज्यपाल तय करे, अध्यादेश द्वारा राज्यपाल जारी करे कि यहाँ हाईकोर्ट हेडक्वार्टर होगा, ये उस समय की बात है, ठीक है। राज्य प्रमुख ने 25 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन की अधिसूचना जारी की। अधिसूचना तो राज्यपाल ही जारी करेगा। उस समय राज्यपाल का नाम क्या था, राज्य प्रमुख। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना है कि राज्य प्रमुख था 1956 तक। तो जब भी आप 1956 की बात करो, 1956 से पहले की बात करोगे, राज्य प्रमुख आएगा। राज्य प्रमुख अध्यादेश जारी करेगा किसके लिए, कि हाईकोर्ट का उद्घाटन कब होगा, किस तारीख को होगा, उसके लिए कौन। आज भी तो आप देख लीजिए, किसी काम के लिए राज्यपाल आपके आदेश जारी करता है। किसी भी काम जो होते हैं, कार्यपालक कौन होता है, राज्य का राज्यपाल होता है। संवैधानिक कार्यपालक कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो जो काम किए जाएंगे राज्य सरकार द्वारा, वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, उसके नाम से आदेश निकाले जाते हैं। तो उस समय आपके राज्य प्रमुख हुआ करता था, तो उसने आदेश निकाला कि 25 अगस्त 1949 को क्या निकाला, अध्यादेश निकाला कि राजस्थान हाईकोर्ट के उद्घाटन की तारीख उसमें निश्चित कर दी गई। और उद्घाटन की तारीख क्या थी, 29 अगस्त 1949, 4 दिन बाद में हम इसका उद्घाटन करेंगे। और इन्फॉर्मेशन मिलती है 25 अगस्त को। अब आपके क्या प्रश्न आते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के निर्माण की अधिसूचना कब जारी की गई, ये पहला प्रश्न आता है आपके। राजस्थान उच्च न्यायालय, ये बिल्कुल प्रश्न आता है, आ चुका है पहले भी, आपको याद रखना है। राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन की अधिसूचना, उद्घाटन की अधिसूचना कब जारी की गई, अधिसूचना, ठीक है, अधिसूचना कब जारी की गई, ये प्रश्न आपके आया हुआ है। उद्घाटन की अधिसूचना कब जारी की गई। दूसरा प्रश्न आएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया। राजस्थान
ये तो मैं हाई कोर्ट सीधा लिख देता हूं आपके लिए। राजस्थान हाई कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया? उद्घाटन कब किया गया या फिर कब हुआ था? कब हुआ था? ये दोनों बातों को ध्यान से समझना। आ जाता है स्थापना को लेकर आपका प्रश्न, ठीक है। तो दोनों बातों में ये बात है कि भाई आपका जो प्रश्न आता है यहां से राजस्थान के उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रश्न आपके काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, यदि आप पीवाई को उठा के देखते हो तो, ठीक है। इसमें क्या समझना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन की अधिसूचना अधिसूचना जारी कौन करेगा? इसमें एक तो बात ये समझनी है आपको कि अधिसूचना जारी कौन करता है। ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में बार बार घूम कर आता है। अधिसूचना कौन जारी की, किसने जारी की, जारी कौन करता है? उस समय राज प्रमुख हुआ करता था। कौन हुआ करता था? राज प्रमुख। राज प्रमुख है जो है अधिसूचना जारी करेगा। कौन? राज प्रमुख अधिसूचना जारी करेगा भाई, ठीक है। राज प्रमुख ने अधिसूचना जारी कब की? ये राज प्रमुख अधिसूचना जारी करेगा, आपने बता दिया, तो ये बता दीजिए कब जारी की? 25 अगस्त को। 25 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट के उद्घाटन की अधिसूचना जारी की गई, 25 अगस्त 1949 को। ये बात समझनी है कि 25 अगस्त 1949 को अधिसूचना जारी की गई। दूसरी बात ये समझनी है कि उद्घाटन कब हुआ? हमें बता दीजिए उद्घाटन कब हुआ। तो उद्घाटन होता है 29 अगस्त को। और ये प्रश्न आपके परीक्षा में आ चुका है, भर भर के पूछा गया है कि राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन की तिथि क्या थी, उद्घाटन कब हुआ था भाई? 29 अगस्त को 1949 को उद्घाटन हुआ है। और उद्घाटन कौन करते हैं? आपके राज प्रमुख साहब आपके उद्घाटन करते हैं भाई, ठीक है। ये दो चार बातें थी, इतनी सी बातें समझ लीजिए वापस से कि उच्च न्यायालय के उद्घाटन की अधिसूचना जारी की गई 25 अगस्त 1949 को, राज प्रमुख महोदय जारी करेगा, ठीक है। हाईकोर्ट के उद्घाटन कब हुआ था, उद्घाटन की तिथि कब क्या थी भाई? ये प्रश्न आपके आता है। 29 अगस्त 1949 को उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन की डेट कौन फिक्स करेगा? राज प्रमुख जो है आपके उद्घाटन की डेट फिक्स करेगा भाई। इस बात को याद रखना, परीक्षा में यहां से प्रश्न आएगा भाई, ठीक है। उद्घाटन समारोह है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वारा उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की गई। ये सारी बातें बन पड़ चुके हैं, बस इतना याद रखना। राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 आता है, उसकी धारा 10 वन के तहत उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। तो राजस्थान, ये प्रश्न आपके वन लाइनर में आएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 की किस धारा में राजस्थान हाईकोर्ट के उद्घाटन का उल्लेख किया गया या उसकी वर्णन किया गया, उसका प्रावधान किया गया कि वह जोधपुर में होगा? धारा 10 वन, धारा 10 वन में याद रखना भाई, ठीक है। उसके बाद में आगे जाइए। 29 अगस्त 1949 की बात है। इस दिन आपके मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए कमलकांत वर्मा। राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने भाई? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान कौन बने भाई? आपके कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा का नाम याद रखना है भाई। कौन है भाई? आपके कमलकांत वर्मा है भाई, है ना, कमलकांत वर्मा। ये प्रश्न काफी बार आता है आपके परीक्षाओं में और आप लोगों को याद रखना है। अध्यक्ष बोर्ड बहुत भर भर के पूछती है वन लाइनर प्रश्न। 29 अगस्त 1949 को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, किसको? कमलकांत वर्मा को। ये इलाहाबाद और उदयपुर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, ये याद रखना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में और उदयपुर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया है किसने? कमलकांत वर्मा ने। यदि पूछ ले कि पहले कहां कहां के हाईकोर्ट के थे, ये आ जाता है क्योंकि प्रारंभिक है भाई, इनके बारे में पूछ लेते हैं। पहली बार जब हाईकोर्ट में नियुक्ति की गई तो उस समय कितने थे भाई? 1+11, मतलब कुल मिला के 12 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। जब हाईकोर्ट का उद्घाटन हुआ उस समय, जब हाईकोर्ट का पहली बार उद्घाटन होता है उस समय कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई? 12 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। एक तो आपके कमलकांत वर्मा जी है। कौन है आपके? कमलकांत वर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। उसके अलावा 11 अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की गई। क्या क्या प्रश्न आएगा कि पहले कौन है, साथ में कितने अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ली? 11 अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ली, कुल 12 न्यायाधीशों ने शपथ ली थी भाई, इस बात को याद रखना। 11 अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की गई, अर्थात प्रारंभ में कुल 12 न्यायाधीश थे राजस्थान हाईकोर्ट में। जब स्थापना हुई उस समय 12 न्यायाधीश थे। राजस्थान हाईकोर्ट में जब स्थापना हुई तो उस समय 12 न्यायाधीश थे। और स्टार लगा लीजिए भाई, यहां से पूछा जाता है आपके प्रश्न कितने थे भाई, टोटल कितने थे? 12 थे भाई, ठीक है। बात करते हैं 3 सितंबर 1949 को क्या हुआ। राज प्रमुख के आदेश से, जो मैंने आपको बताया था कि कितनी भाई, एक तो कोटा पीठ थी आपके, राज प्रमुख के आदेश से बीकानेर और कोटा में राजस्थान उच्च न्यायालय की अन्य पीठ स्थापित कर दी गई। बीकानेर में पहले भी थी लेकिन बाद में वापस से कि भाई बीकानेर की पीठ है जो एक स्थायी पीठ के रूप में काम करेगी, और कोटा की पीठ जो उदयपुर के अंडर में थी, पहले उदयपुर के अधीन थी, और इसके भी गठन की बात कह दी गई कब? 3 सितंबर 1949 को। अर्थात अब राजस्थान हाईकोर्ट में कितनी पीठें थी भाई आपके? जयपुर,
उदयपुर, बीकानेर और कोटा। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा, ये कितनी पीठें थी हाईकोर्ट की? ये 4-5 पीठें याद रखनी है। जोधपुर तो आपके हाईकोर्ट का मेन हेडक्वार्टर है, मुख्यालय होगा, क्योंकि इसमें क्या कहा गया आपके राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 में क्या कहा गया कि हाईकोर्ट होगा और उसका केंद्र कहां होगा? जोधपुर होगा भाई। ठीक है, ये सारी बातें समझनी है, वापस मैं आपको समझा दूंगा, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है भाई। उसके बाद में आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ये कब आता है? 1956 में। इसकी धारा 49 याद रखनी है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 याद रखनी है। इसमें क्या है कि राजस्थान हाईकोर्ट का उल्लेख मिलता है या फिर राजस्थान हाईकोर्ट अस्तित्व में आया। दो चीजें पढ़ चुके हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 पढ़ चुके हैं। क्या था भाई पहला आपके? राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट अध्यादेश कब आता है? ये 1949 में आता है। और इसकी कौन सी धारा में उल्लेख है? धारा 10(1) में। धारा 10(1) में किसका उल्लेख है? राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना का उल्लेख है, याद रखना है। दूसरा कब है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आता है? 1956 में। और इसमें किसका उल्लेख है? इसकी धारा 49 में राजस्थान हाईकोर्ट का उल्लेख है। ठीक है, याद रखना भाई। 27 अक्टूबर 1956 को भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को सूचित किया कि राष्ट्रपति की घोषणा के अनुसार 1 नवंबर 1956 से राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में होगी और जयपुर में एक अस्थायी पीठ होगी। बिल्कुल याद रखना भाई। कौन सा अधिनियम है? 1956 का जो अधिनियम है, इसके तहत राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा कि राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ कहां होगी? जोधपुर में इसकी मुख्य पीठ होगी। और खंडपीठ होगी इसकी, खंडपीठ, अस्थायी पीठ, वो कहां होगी? वो होगी आपके जयपुर में। बिल्कुल याद रखना। ये कब की बात है? ये बात है 27 अक्टूबर 1956 को। ये प्रश्न आरपीएससी पूछती है कि भारत सरकार की किस अधिसूचना के तहत या कब की अधिसूचना के तहत, कौन सी अधिसूचना के तहत ये डिसाइड कर दिया गया, ये निश्चित कर दिया गया कि राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर में होगी और उसकी एक अस्थायी पीठ या खंडपीठ कहां काम करेगी? जयपुर में काम करेगी। ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश से ये तय हुआ। कब की बात है? 27 अक्टूबर 1956 को आदेश आया और 1 नवंबर 1956 को ये लागू हो गया। तो ये बात याद रखनी है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आता है 1956 में, उसकी धारा 49 में हाई कोर्ट का उल्लेख है। याद रखना भाई, हाई कोर्ट का उल्लेख है। हालांकि हाई कोर्ट की स्थापना पहले हो चुकी थी। कब की बात है भाई? उद्घाटन होता है 29 अगस्त 1949 को। उद्घाटन की तिथि राज्य प्रमुख महोदय जारी करते हैं 25 अगस्त 1949 को। सबसे महत्वपूर्ण तो वो दो डेटे हैं, वो आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। उसके बाद में एक समिति भी याद रखनी है, सत्यनारायण राव समिति। याद रखना है इसके सदस्य कौन कौन है? बी विश्वनाथ है, बी के मोदी है और सत्यनारायण राव है। इन तीनों व्यक्तियों के नाम याद रखना। जब मैं आपको प्रश्न पढ़ाऊंगा हाईकोर्ट के, वहां भी आपको बताऊंगा कि सत्यनारायण राव समिति में कौन कौन शामिल थे, कौन नहीं था। सी विश्वनाथ और बी के गुप्ता बिल्कुल आपके सत्यनारायण राव समिति में शामिल थे। ये समिति क्यों इंपॉर्टेंट है अपन देखेंगे इसके बारे में भी। जुलाई 1957 में इस समिति का गठन होता है। 26 फरवरी 1958 में यह समिति आपकी रिपोर्ट जारी करती है और इस समिति ने कहा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर होगी। सत्यनारायण राव समिति ने कहा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर होगी। जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल ये याद रखना भाई। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आप वापस से देखोगे कि 1976 में वापस से जयपुर की एक अस्थायी पीठ बनती है। वापस से राष्ट्रपति को क्या निकालेगा? आदेश निकालेगा भाई। ठीक है, तो याद रखना। अब क्या बात है, अब इन चीजों को आप एक तरह से छोड़ सकते हो कि भाई ये आदेश 1976 में वापस से आता है। पहली बात तो कि 1958 में वापस से, उसको मैं खाली स्लाइड लेकर आपको समझा देता हूं। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान हाईकोर्ट की, है ना, तो सब कचरा हो जाएगा, आप लोगों को मजा नहीं आएगा। फिर हाईकोर्ट की मैं बात चल रही है। ठीक है, तो हाईकोर्ट का मैं कह रहा हूं कि उद्घाटन कब होता है? उद्घाटन होता है हाईकोर्ट का 29 अगस्त 1949 को। 29 अगस्त 1949 को हाईकोर्ट का उद्घाटन होता है। क्या होता है भाई? उद्घाटन होता है। पहली बात तो ये समझना कि हाईकोर्ट का उद्घाटन होता है 29 अगस्त 1949 को। उसके बाद में ये जो उद्घाटन हुआ, ये किसमें उल्लेख था इसका? राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश अधिनियम। क्या है आपके? राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949, इसमें उल्लेख था भाई। ठीक है, धारा की बात करूं तो इसकी धारा कौन सी है? धारा 10(1). ठीक है, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। ये एक बात होगी आपकी। ठीक है, अब उसके बाद में बात आगे बढ़ती है। इस समय हाईकोर्ट कितने हैं?
इस समय हाईकोर्ट कितने हैं? 5 हाईकोर्ट है आपके, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और अलवर। ओके, इसमें कहा गया कि हाईकोर्ट की मुख्य ब्रांच कहाँ होगी? जोधपुर होगी। के बाद में आगे बात चलती है, आगे आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या आता है भाई? राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है भाई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है 1956 में। इसकी धारा 49, इसकी धारा 49 क्या बोलती है कि राजस्थान का एक हाईकोर्ट होगा, राजस्थान का एक उच्च न्यायालय होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा बोलती है कि राजस्थान का एक उच्च न्यायालय होगा और इस उच्च न्यायालय की जो हेडक्वार्टर होगा या जो मुख्य पीठ होगी वो आपके जोधपुर में होगी, जोधपुर में होगी भाई। ठीक है, इसकी एक अस्थायी पीठ होगी, आप इसको खंडपीठ भी कह सकते हो, और ये कहाँ होगी? ये जयपुर में होगी। बिल्कुल सही बात है भाई, मान ली ये बातें। और यही बात राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में कही गई, यही बात भारत सरकार भी बोल देती है, केंद्र सरकार भी बोल देती है, केंद्र सरकार बोलती है यही बात। राष्ट्रपति आदेश जारी करता है, कब की बात है भाई? ये बात है 27 अक्टूबर 1956 की बात है भाई, 27 अक्टूबर 1956 की ये बात है। यहां तक की स्टोरी खत्म हो गई आपकी। इतना समझ जाइए कि यहां तक तो ये डिसाइड हो गया आपके कि राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जयपुर में होगी, सॉरी मुख्य पीठ जो आपके हेडक्वार्टर है, मुख्य केंद्र है वो जोधपुर में होगा, उसकी एक खंडपीठ या अस्थायी पीठ आपके जयपुर में होगी। ये यहां तक डिसाइड हो गया। लेकिन फिर वापस से एक व्यक्ति आता है, क्या नाम है उनका? सत्यनारायण राव। क्या नाम है? सत्यनारायण राव। सत्यनारायण राव समिति आती है, सत्यनारायण राव समिति आती है और ये समिति वापस से आके खलबली मचा देती है। ये बोलती है कि ठीक है, आपने जो भी कहा पर याद रखना राजधानी तो जयपुर थी और जयपुर ही रहेगी। क्या कहा? राजधानी जयपुर थी, जयपुर ही रहेगी। पहली बात तो ये कही इसने। इन्होंने दूसरी बात कही 1958 में, ये अपनी रिपोर्ट देते हैं सरकार को, कहते हैं कि जो हाईकोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, इसकी जो मुख्य पीठ कहाँ थी आपके? उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में थी तो जोधपुर में ही रहेगी। बिल्कुल सब लोग सहमत है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत कहाँ आई? इन्होंने ये कह दिया कि जो अस्थायी पीठ है ना भाई साहब आपके जयपुर में, अस्थायी पीठ आपके जयपुर में है ना, ये समाप्त कर रहे। अस्थायी पीठ मतलब जयपुर, इसको समाप्त किया गया। बिल्कुल याद रखना, यहां से खलबली मच गई। अस्थायी पीठ जो है आपके जयपुर में, इसको समाप्त कर दिया गया। तो आप लोग सोचोगे यार हम लोग तो पढ़ रहे हैं कि जयपुर में हाईकोर्ट है और हाईकोर्ट की पीठ है जयपुर में वर्तमान में। भाई साहब 1958 में ये समिति बोलती है कि समाप्त कर दो, समाप्त कर दी। लेकिन वापस से 1976 में, कब की बात है? 1976 में वापस से पुनः, मैं लिख देता हूं यहां पर, 1976 में पुनः हाई कोर्ट की अस्थायी पीठ वापस कहां बनी? जयपुर में। अस्थायी पीठ जयपुर बना दिया गया। बिल्कुल याद रखना, ये पूरी विकास यात्रा है हाईकोर्ट और उसकी पीठ की। इस स्लाइड को वापस से समझ लीजिए। मैं कह रहा हूं कि हाईकोर्ट का उद्घाटन होता है 29 अगस्त 1949 को। अधिसूचना जारी होती है 25 अगस्त 1949 को। तत्कालीन, क्योंकि उस समय राज्यपाल नहीं होता था, राज प्रमुख हुआ करता, तो राज प्रमुख महोदय आपके अधिसूचना जारी करते हैं। ये जो अधिसूचना जारी कर रहा है, ये जो आदेश पर आदेश जारी कर रहा है ना आपके राज प्रमुख महोदय, उनको ये शक्ति कौन देता है? शक्ति देता है राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश अधिनियम 1949। उसकी धारा 1 के तहत ये अधिसूचना जारी कर दी गई और कहा कि जोधपुर में आपका हाईकोर्ट होगा। उसके बाद में बात आगे बढ़ती है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है 1956 में। इसकी धारा 49 में कहा गया कि राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ आपके कहां होगी? जोधपुर में, और उसकी अस्थायी पीठ जयपुर में होगी। यही बात 27 अक्टूबर 1956 को केंद्र सरकार ने रिपीट कर दी राष्ट्रपति के आदेश के तहत। यहां तक कि आपकी बातें खत्म हो गई। लेकिन मैं कहता हूं कि वापस एक आदमी आता है सत्यनारायण राव, और वो अपनी अध्यक्षता में एक समिति गठित करते हैं और वो कहते हैं कि राजधानी जयपुर थी, जयपुर ही रहेगी। हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर थी, जोधपुर ही रहेगी। लेकिन जो अस्थायी पीठ है ना आपके जयपुर वाली, इसको समाप्त कर दीजिए, ये नहीं चलेगी, तो इसको समाप्त कर दिया गया। जयपुर की अस्थायी पीठ को समाप्त कर दिया गया सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। उसके बाद में क्या बात होती है? 1976 में वापस से पुनः राष्ट्रपति के आदेश से जयपुर की अस्थायी पीठ को जीवित कर दिया गया। और याद रखना कि आज तक वर्तमान में हाईकोर्ट की 2 पीठ है, मुख्य पीठ जोधपुर में है, अस्थायी पीठ जयपुर में है। ठीक है, ये पूरी विकास यात्रा है। यहां से प्रश्न आ जाता है परीक्षाओं में, इस बात को समझना भाई, यहां इसको समझते हुए चलना है। ठीक है,
राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में स्थायी पीठ वापस से 1976 में स्थापित कर दी गई। इसको 8 दिसंबर 1976 को राष्ट्रपति ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से जयपुर की स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश जारी किया। कुल मिला के राष्ट्रपति ही आदेश जारी करता है, उसने आदेश जारी किया और स्थापना हो गई 1976 में। वर्तमान में उच्च न्यायालय की केवल एक पीठ जयपुर में है, बाकी मुख्य पीठ जोधपुर में है। ठीक है, तो यहां तक की बातें आपके समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या हुआ था भैया आपके हाईकोर्ट को लेकर। अब बात करते हैं कि ठीक है, हाईकोर्ट की पीठ कहाँ होनी थी, कहाँ हो गई, ये बात छोड़ दीजिए। अभी बता दीजिए कि हाईकोर्ट के बारे में पढ़ना कब है हमको, कौन से आर्टिकल में कौन नियुक्ति करता है, कितनी पेंशन होती है, क्या शक्तियां होती है, वो तो पढ़ा दीजिए। तो वो पढ़ते हैं अपन राजस्थान उच्च न्यायालय, जो आपका मेन टॉपिक है। एक प्रश्न तो पहले वाले में से आता है, एक प्रश्न इसमें से आएगा। अब है राजस्थान हाईकोर्ट, और राजस्थान हाईकोर्ट में भी बात करें तो संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में किसका उल्लेख है? राजस्थान उच्च न्यायालय का उल्लेख है। संविधान के भाग 6 में, के भाग अध्याय 5 में किसका उल्लेख है भाई? राजस्थान उच्च न्यायालय का उल्लेख है। भाग 6 जो है वो राज्य से संबंधित है। उसमें अपन ने राज्यपाल भी पढ़ा है, राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, सब कुछ उसी में पढ़ लिए। न्यायपालिका भी इसी में आ जाती है भाग 6 में। ठीक है, संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख है। पहली बात तो अनुच्छेद 214 से 231 तक राजस्थान के उच्च न्यायालय का उल्लेख है। 31 के बाद में अधीनस्थ न्यायालय पढ़ेंगे, इससे पहले विधानमंडल पढ़ा था अपन ने। ठीक है, अनुच्छेद 214 से 231 तक राजस्थान के उच्च न्यायालय का उल्लेख है, मतलब राज्य के उच्च न्यायालय का उल्लेख होता है भारत के संविधान में। बात करते हैं अनुच्छेद 214 की। इसमें है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 में क्या है कि उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना, मतलब उच्च न्यायालय अपने आदेशों की अवमानना के लिए आपको दंड दे सकता है, और इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे आप अभिलेखीय न्यायालय की शक्ति। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की अभिलेखीय न्यायालय की शक्ति हाईकोर्ट के पास भी होती है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी होती है और उच्च न्यायालय के पास भी होती है। कौन सी शक्ति? अभिलेखीय न्यायालय की शक्ति। ये आपको पता है ना कि भारत की न्याय व्यवस्था जो है एकल व्यवस्था है, मतलब अलग अलग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर जिला अदालतें है, अधीनस्थ न्यायालय है। एक ही पीठ है भाई आपके ना, जो आपके कहते हैं ना न्यायपालिका, तो एक कल जिस तरह आप कहते हो कि आप कौन हो, आप क्या कहोगे? मैं भारतीय हूं। इसका मतलब आपने एक ही पहचान बताई। मतलब आप ये नहीं कहोगे कि मैं राजस्थान वाला हूं, फिर आप नहीं कहोगे कि मैं भारतीय हूं, आप कहोगे मैं भारतीय हूं, मैं भारत का नागरिक हूं। तो आपकी नागरिकता एकल है। ऐसे ही आपकी न्यायपालिका स्वतंत्र है और एकल है। ठीक है, अनुच्छेद 214 में तो है कि हाई कोर्ट होगा, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 क्या बोलता है कि उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना। उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना, और अभिलेखीय न्यायालय का मतलब होता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय की अवमानना के लिए उसे दंड देने की शक्ति प्राप्त होगी। मतलब वह हाईकोर्ट, एक हाईकोर्ट अपने न्याय जो आदेश होते हैं उसकी यदि कोई पालना नहीं करता तो दंड दे सकता है आर्टिकल 215 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 216 में क्या है? उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 214 में क्या था कि एक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, एक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। 215 कहता है कि उस हाईकोर्ट में अभिलेखीय न्यायालय की शक्ति होगी। अभिलेखीय न्यायालय की शक्ति होगी, उसका मतलब ये है कि यदि आप उस न्यायालय की बात नहीं मानते हो, हाईकोर्ट की बात नहीं मानते हो, वह दंड देगा। अनुच्छेद 216 में आकर आप करते हो नियुक्ति, हाई कोर्ट की नियुक्ति। राजस्थान या फिर किसी भी राज्य के हाई कोर्ट की नियुक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है भाई? गठन, नियुक्ति या गठन की बात कहूं मैं तो अनुच्छेद 216 के तहत उसका गठन किया जाता है, उसकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट का गठन होगा और राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का गठन करेगा, जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। हाई कोर्ट का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी राज्य के हाई कोर्ट का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति गठन करेगा, क्योंकि अनुच्छेद 216 के तहत संविधान में उसको यह शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट का गठन करता है। अनुच्छेद 216 के तहत गठन कौन करेगा भाई? अनुच्छेद 216 के तहत गठन करेगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 216 के तहत राष्ट्रपति हाई कोर्ट का गठन करेगा। राष्ट्रपति हाई कोर्ट का गठन करेगा, जो कि किस किस से मिलकर बनेगा? चीफ जस्टिस प्लस अन्य जस्टिस से, मतलब मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर हाईकोर्ट बनेगा। और ये बात अनुच्छेद 216 में कह दी गई। अनुच्छेद 216 में कहा गया कि हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 216। आगे जाइए, अब है अनुच्छेद 217, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तें। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति।
हाईकोर्ट का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है। और नियुक्ति और पद की शर्तें अनुच्छेद 217 में है। अनुच्छेद भी आपसे कभी कभार आर्टिकल भी आपसे मिलान में पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के, जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान के राज्यपाल होगा, उसके परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। इसका मतलब ये है कि किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। मैं चीफ जस्टिस लिख देता हूँ, सीजे, है ना। तो चीफ जस्टिस की नियुक्ति करेगा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा, राज्यपाल से परामर्श करेगा और फिर नियुक्ति करेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। राज्यपाल के परामर्श के बाद में राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। बिल्कुल याद रखना भाई, किस किस के परामर्श के बाद? इसमें एक और याद कर लीजिए, राज्यपाल के परामर्श से और सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सीजेआई के। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा? किसी राज्य में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करेगा। ठीक है, और उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके तीनों के परामर्श के बाद में राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वापस देख लीजिए, मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 216 की बात चल रही है, अनुच्छेद 216, ध्यान से समझना। इसमें किसका उल्लेख है? इसमें उल्लेख है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 216 में है नियुक्ति, और नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कर रहा है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, आपको बात सही है, पता चल गई। लेकिन राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश से और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा और फिर जाकर आपके राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। बात करूं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या होगा? नियुक्ति तो वही राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, राज्यपाल से, बस उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श करेगा और परामर्श के बाद में राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा राज्य हाई कोर्ट में। ये बात थी अनुच्छेद 216 में। अनुच्छेद 216 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यही तो प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछा जाएगा, यही प्रश्न आता है आपके। राष्ट्रपति किसके परामर्श से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा? राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। किसके परामर्श से? राज्यपाल के परामर्श से। ठीक है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्यपाल किस किस की सहायता लेता है, किस किस का परामर्श लेता है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेगा, राज्यपाल का परामर्श लेगा और भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श लेगा। ये बातें याद रखनी है, यहां से प्रश्न आएगा। ठीक है, यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के संबंध में कोई भी प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति करेगा। ये वन लाइनर में आपका एक खतरनाक सा प्रश्न आएगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको अतिरिक्त जानकारी दी है कि यदि किसी उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को लेकर, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, उनकी आयु के संबंध में कोई विवाद होता है, कोई प्रश्न उठता है, उस प्रश्न का विनिश्चय तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, उसके परामर्श के बाद ही राष्ट्रपति वह निर्णय लेगा। आयु संबंधी विवाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श के बाद राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि क्या मामला है, क्या निर्णय देना है। उसके बाद में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना। इनको हटाओगे कैसे? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर देगा, हटाना कैसे है? अनुच्छेद 124 में वर्णित प्रक्रिया के आधार पर इनको हटाया जाता है। अनुच्छेद 124 में क्या है?
अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो या हाई कोर्ट की बात हो। ठीक है, अनुच्छेद 124 में वर्णित प्रक्रिया के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। याद रखना, संसद में महाभियोग लाया जाएगा। पहली बात तो हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। न्यायपालिका के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। राष्ट्रपति पद से हटाता है। मैंने बोला कि अनुच्छेद 124 में जो प्रक्रिया है उसके तहत हटाएंगे। आपने कहा ठीक है। आपने कहा उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मैंने कहा आप रख लीजिए, उस प्रक्रिया का एक शब्द है महाभियोग। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? महाभियोग बोलते हैं। अरे ठीक है, महाभियोग भी पारित हो गया, कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति ही हटाता है। याद रखना, आयु संबंधी विवाद है तो राष्ट्रपति ही उसका निर्णय लेता है। ये किसके बारे में पढ़ रहे? राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में पढ़ रहे हैं। उनको हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 में वर्णित है। महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पद से हटाएगा। ठीक है, याद रखना है इसको। हटाने का आधार क्या है? किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का आधार क्या है? सदाचार। ये सदाचार नहीं, कदाचार है। ठीक है, ये बहुत बड़ी, बहुत भयंकर टाइपिंग मिस्टेक है ना। सदाचार के आधार पर कैसे हटा सकते हो आप? सदाचार, ठीक है, सदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा। ठीक है, सदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा। हटाने का आधार है संसद प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके उसको हटाएगी। मतलब कुल मिला के इसको विशेष बहुमत कहते हैं। संसद हटाएगी, संसद क्या करेगी? प्रस्ताव पारित करेगी। अनुच्छेद 124 के तहत जो प्रक्रिया है उसको महाभियोग कहते हैं। राष्ट्रपति पद से हटाएगा। अब राष्ट्रपति पद से हटाएगा तो महाभियोग कहां चलेगा? महाभियोग चलेगा संसद में। ध्यान रखना, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की बात चल रही है और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को राजस्व विधानमंडल नहीं हटाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को विधानसभा नहीं हटा सकती। याद रखना, विधानसभा नहीं हटा सकती। कौन हटाएगा? संसद हटाएगी। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को संसद हटाती है, संसद हटाएगी। ध्यान रखना, अब संसद हटाएगी और संसद कैसे हटाएगी? दोनों सदनों में, दोनों सदनों में भी है ना, लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों सदनों में सदस्य जो है ना, सदस्य कौन से सदस्य? कुल सदस्य संख्या, दोनों सदनों में कुल सदस्य जो है, कुल सदस्य, कुल सदस्य का तो बहुमत लगेगा तथा उपस्थित और मत देने वाले, जो उपस्थित है तथा जो मत देने वाले हैं, तो उपस्थित तथा मत देने वालों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। ये प्रक्रिया रहेगी भाई, याद रखना। दोनों सदनों में समान प्रक्रिया चलेगी कि जैसे लोकसभा में बिल आ गया हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को या अन्य न्यायाधीशों को हटाने के लिए, तो लोकसभा में जो सदस्य है उनका बहुमत, बहुमत से मतलब होता है ना एक ज्यादा, जैसे 100 का बहुमत कितना होगा? 51। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। सरकार कौन बना सकता है? जिसके पास में 101 सीट आ जाए, बहुमत आ जाए। ठीक है, कुल सदस्य संख्या जो है तब बहुमत था, जिन जो उपस्थित है, ये जो मत देने वाले हैं उनका 2/3, उनका 66%, 2/3 मतलब लगभग 66%, उन 2/3 का बहुमत। और इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत के आधार पर संसद में महाभियोग चलेगा और यही प्रक्रिया राज्यसभा में भी होगी, लोकसभा में भी होगी। उसके बाद में यदि वह विधेयक पारित होता है, उसके बाद में वो प्रस्ताव के पारित होने के बाद में राष्ट्रपति उसको पद से हटाएगा और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। आयु का विवाद का समाधान कौन करेगा? राष्ट्रपति हुई। ठीक है, शपथ कौन दिलाएगा? शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 218 में क्या है? उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध भैया ना, उच्च न्यायालय से संबंधित, उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना। जैसे अनुच्छेद 124(4) व अनुच्छेद 124(5). अनुच्छेद 218 में यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई ऐसे प्रावधान है जो हाईकोर्ट पर भी लागू होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। मतलब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इनको हटाने के लिए न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रोसेस जो है वो समान है, वो सेम है।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। तरह के कई उपबंध है वो अनुच्छेद 218 में आते हैं कि भाई ऐसे उपबंध जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर समान रूप से लागू होते हैं। अनुच्छेद 219 में क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ कौन दिलवाएगा? तो राज्यपाल द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। तीसरी अनुसूची के अनुसार, संविधान में अनुसूची है 12, तो तीसरी अनुसूची में आपके इसको अपने राज्यपाल के बारे में पढ़ा था, उसकी शपथ भी तीसरी अनुसूची में है, ठीक है। और तो तीसरी अनुसूची के अनुसार हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 220 में क्या है? स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 220 कहता है कि यदि कोई न्यायाधीश जो है वो स्थायी न्यायाधीश बन चुका है तो वह विधि व्यवसाय नहीं करेगा, अपनी खुद की फर्म नहीं चलाएगा वो, ठीक है। तो विधि व्यवसाय पर प्रतिबंध मतलब अपनी खुद की फर्म नहीं चला सकता वो, अनुच्छेद 220 में है। अनुच्छेद 221 में क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, याद रखना, राज्य की संचित निधि। राजस्थान हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश है तो उसके वेतन भत्ते कौन देगा? राजस्थान की संचित निधि से दिए जाएंगे, राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे वो वेतन भत्ते, लेकिन उसकी पेंशन याद रखना क्या है? वेतन भत्ते तो किससे हो गए आपके? जब तक संसद विधि द्वारा वेतन भत्ते तय न करे तब तक दूसरी अनुसूची में। अच्छा, तीसरी अनुसूची में थी, वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में है। उच्चतम न्यायालय वेतन भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित है। उच्च न्यायालय के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित है, लेकिन इसकी पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होगी, याद रखना भाई। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित है, लेकिन पेंशन जो है, पेंशन याद रखना, पेंशन भारत की संचित निधि पर है, भारत की संचित निधि पर भारित होगी। न्यायपालिका एकल है, उसका एक उदाहरण यह भी मिलता है कि अनुच्छेद 221 में लिखा गया है कि न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि जो है उस पर भारित होंगे, लेकिन जो पेंशन है वो पेंशन कौन हो देगा? भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होगी। लेकिन बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का मामला ही केंद्रीय मामला है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन, वेतन भत्ते और पेंशन केंद्र की संचित निधि पर भारित होंगे, केंद्र की संचित निधि पर भारित होंगे, याद रखना भैया। देख लीजिए, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, और इस पर 50-60 स्टार लगा लीजिए। आता है प्रश्न, आता है यार, पीएससी ने पूछ लिया और अध्ययन बोर्ड भी पूछता है। उच्च न्यायालय के वेतन भत्ते और पेंशन राज्य की संचित निधि पर, उच्चतम न्यायालय के वेतन भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि पर है। राज्य के वेतन भत्ते तो राज्य की संचित निधि पर है, पेंशन जो है ना भारत की संचित निधि पर भारित होगी, याद रखना। अनुच्छेद 222 में है किसी उच्च न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण किसी न्यायाधीश का, जैसे हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश है, उसने ट्रांसफर कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट में, किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश का एक हाईकोर्ट से अन्य हाईकोर्ट में स्थानांतरण या फिर अंतरण की बात है ना, जब तक सांसद वेतन भत्ते तय न करे, इसको संसद करो भाई, जब तक संसद, ये संसद है भैया ना, जब तक संसद वेतन भत्ते तय न करे, ये तय नहीं, तय है, तय ना करे, राष्ट्रपति के अनुसार वेतन भत्ते देय होंगे। ये अपन पढ़ चुके हैं कि अनुसूची 2 में क्या है? वेतन भत्ते। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ है। शपथ कौन दिलवाएगा? राज्यपाल शपथ दिलवाएगा, ठीक है। वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में है, संसद वेतन भत्ते तय करती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संसद तय करती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संसद तय करेगी। राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कौन देगा? राज्य की संचित निधि देगी। पेंशन कौन देगा? भारत की संचित निधि। पेंशन भारत की संचित निधि, वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पे। सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो वेतन भत्ते पेंशन तीनों ही केंद्र की संचित निधि पर। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 223 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद यदि रिक्त है, यदि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है, जैसे वर्तमान में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश काम कर रहे हैं आपके, कौन है? क्या नाम है आपके? संजीव प्रकाश, ठीक है, तो वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है अथवा वह अनुपस्थित है किसी कारण से अथवा कर्तव्य पालन में असमर्थ है, तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि राजस्थान हाईकोर्ट में या किसी भी उच्च न्यायालय में
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसी हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात आएगी तो राष्ट्रपति आपको याद रखना है। अनुच्छेद 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान है और मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा तब बताऊंगा ये बात कि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कब करेगा? जब हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पद रिक्त है, अनुपस्थित है या काम करने में असमर्थ है, तो नियुक्ति कौन करेगा? कार्यकारी की राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, ये तो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब है अपर न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि या कार्य बकाया है तो राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति भी। ठीक है। कार्यकारी न्यायाधीश, कोई न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश नहीं है यदि अनुपस्थित है या अन्य कारण से कर्तव्य पालन में असमर्थ है अथवा मुख्य न्यायाधीश के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है तो उसके कार्यों के निर्वहन के लिए राष्ट्रपति कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। ध्यान से समझना। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में आता है भाई। ठीक है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश, हाईकोर्ट की बात चल रही है। कार्यकारी न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश, अपर न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति कौन करेगा? ये बनना में प्रश्न आएगा आपके पॉलिटी में। कौन करता है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ना। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 223 में, कार्यकारी न्यायाधीश में अपर न्यायाधीश है अनुच्छेद 224 में, नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्यों आएगा? कि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आ जाएगा। कार्यकारी न्यायाधीश कब आएगा? जब हाईकोर्ट में कोई न्यायाधीश अनुपस्थित है, अपना काम नहीं कर सकता या फिर वह कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहा है तो उसके स्थान पर राष्ट्रपति क्या करेगा? किसकी नियुक्ति करेगा? कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? ये बात इंपॉर्टेंट है। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? जब काम बहुत ज्यादा बढ़ गया, बर्डन बहुत ज्यादा हो रखा है, काम ज्यादा करना है, जल्दी करना है, किसी अपर न्यायाधीश की जरूरत है, आवश्यकता है, उस समय राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को क्या नियुक्त करेगा? अपर न्यायाधीश नियुक्त करेगा भाई। ठीक है। अस्थायी वृद्धि करता है, काम में अस्थायी वृद्धि हो गई, कार्यभार बढ़ चुका तो राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। याद रखना भाई, अनुच्छेद 224 के तहत। कार्यकारी न्यायाधीश पद पर रहेगा जब तक स्थायी न्यायाधीश का पद ग्रहण न कर ले। कार्यकारी न्यायाधीश कब तक पद पर रहेगा? जब तक कोई स्थायी न्यायाधीश पद पर ना आ जाए। ठीक है। उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश अथवा अपर न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक ही पद ग्रहण करेंगे। उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश अथवा अपर न्यायाधीश कितनी उम्र के काम करेंगे? 62 वर्ष। लेकिन याद रखना, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की उम्र ही 62 वर्ष है। ठीक है। तो जब तक हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जो उम्र होती है काम करने की, उस उम्र तक ही काम करेंगे। अनुच्छेद 224 के में क्या है? अनुच्छेद 224 के में क्या है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या है आपके? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। हाईकोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224(1) में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है। कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका है या उस न्यायालय की बैठक में नियुक्त होने के लिए योग्य है, मतलब कोई व्यक्ति जो किसी हाईकोर्ट में न्यायाधीश रह चुका है तो वह किसी हाईकोर्ट की बैठकों में भाग ले सकता है भाई। ठीक है। और इसके लिए आपको सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति करनी होती है और इसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति से और उस व्यक्ति की सहमति से की जाती है। याद रखना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होता है इसकी नियुक्ति का प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 224 के में। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 224 के में। अपर न्यायाधीश कार्यकारी न्यायाधीश है अनुच्छेद 224 में। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है अनुच्छेद 223 में। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करेगा? राज्य हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राज्य हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा और ये राष्ट्रपति से, किससे? प्रेसिडेंट से। मैं लिख देता हूं राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से अनुमति लेगा, राष्ट्रपति के परामर्श से। मैं लिख देता हूं राष्ट्रपति के परामर्श से और पहले उस व्यक्ति की अनुमति से। तथा जो व्यक्ति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनेगा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश बनेगा, माफ करना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश बनेगा, उस व्यक्ति की अनुमति भी ली जाएगी। भाई ऐसे नहीं किसी को व्यक्ति को बना दे,
उस व्यक्ति की अनुमति ली जाएगी। भाई साहब आप बनोगे नहीं बनोगे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश बनोगे नहीं बनोगे, ठीक है, नियुक्त होने के लिए आप आओगे नहीं आओगे, उस व्यक्ति की अनुमति ली जाएगी, राष्ट्रपति से अनुमति ली जाएगी, परामर्श लिया जाएगा, और हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है उस व्यक्ति की नियुक्ति करता है सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में, ठीक है। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश शक्ति तथा विशेषाधिकारों का उपयोग करेगा जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है, किंतु उसके पदनाम का उपयोग नहीं करेगा। मतलब ये नहीं कहेगा कि मैं हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हूँ, सॉरी हाईकोर्ट का न्यायाधीश हूँ, पर उनकी कार्य व शक्तियों का इस्तेमाल करता है कौन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अनुच्छेद 224 कै में। अनुच्छेद 225 में क्या है, विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, जो वर्तमान में उच्च न्यायालय है पूरे देश में, उसकी क्या क्या उच्च जो अधिकारिता होती है। तो एक राज्य का हाईकोर्ट, उसकी शक्ति कहां तक होगी, ये किसमें है, अनुच्छेद 225 में। किसी राज्य के उच्च न्यायालय की शक्ति कहां तक होगी, ये किसमें है, अनुच्छेद 225 में है। राजस्थान हाईकोर्ट है, इसकी शक्ति कहां तक है, जहां तक राज्य का क्षेत्र है या वहां तक जहां राज्य विधानमंडल के कानून लागू होते हैं, उस क्षेत्र में जहां राज्य विधानसभा के कानून लागू हो सकते हैं, उस क्षेत्र तक राज्य हाईकोर्ट की शक्ति होगी। मतलब ये मान लीजिए कि विधानसभा का क्षेत्र कंप्लीट, सभी विधानसभा का क्षेत्र बराबर हाईकोर्ट की क्या लिख दिया भाई साहब, हाईकोर्ट की शक्ति का क्षेत्र, हाईकोर्ट की शक्ति का क्षेत्र, ये समझ लीजिए पूरी विधानसभाओं का क्षेत्र जहां विधानसभा के अधिनियम लागू हो सकते हैं, बातें लागू हो सकती है, उस वहां तक हाईकोर्ट की शक्ति होगी, वह हाईकोर्ट की शक्ति का क्षेत्र होगा। तो किसमें है, अनुच्छेद 225 में। अनुच्छेद 226 में है रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, रिट जारी करने की हाईकोर्ट की शक्ति किसमें है, अनुच्छेद 226 में। और रिट जारी करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किसमें है, उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसमें है, शीर्ष न्यायालय की शक्ति किसमें है, अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी करता है। किसी राज्य की समस्त क्षेत्र में उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। रिट है जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। न्यायालय किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के विरुद्ध आदेश जारी कर सकता है। हालांकि मैं जब आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा वहां भी बातें बता दूंगा। न्यायालय किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के विरुद्ध आदेश जारी करता है। गिरफ्तार करने का आदेश देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी रिट जारी कर सकता है। मतलब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तारी क्यों हुई है, खिलाफ आदेश जारी करेगा, रिट जारी करेगा, या फिर उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने बंदी बनाया है, जिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया है, उस अधिकारी के खिलाफ भी रिट जारी कर सकता है हाईकोर्ट। इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपने उस व्यक्ति को बंदी बना लिया, ठीक है। न्यायालय कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कह सकता है, कैद का कारण बताने को कह सकता है, और उसको मुक्त करने का आदेश दे सकता है, रिहा कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसको। ये किसमें है, अनुच्छेद 224 में हाईकोर्ट की रिट अधिकारिता है। रिट के प्रकार होते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध रिट, है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कोई व्यक्ति, ये प्रश्न आपके आएगा कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के विरुद्ध जो रिट जारी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, आप बोल देना बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसमें है, अनुच्छेद 226 में। परमादेश क्या है, न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारी या अधीनस्थ अदालत को आदेश दिया जाता है। परमादेश किसके खिलाफ आएगा, अधिकारी के विरुद्ध भी और अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध भी, अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध भी और किसी अधिकारी के विरुद्ध परमादेश जारी किया जाता है। कि जैसे आपने बोला कि भाई ये जयन है, ये कोई काम ही नहीं करता है, आपने शिकायत कर दी, रिट जारी कर दी, आपने जो शिकायत की है, दायर की PIL हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट परमादेश रिट जारी कर सकता है कि मैं आपको आदेश देता हूं कि आप काम करो संविधान के अनुसार, जो आपके कर्तव्य है उनका पालन करो। मास्टर की नौकरी में मास्टर का क्या काम होता है, पढ़ाने का काम होता है। सरकारी मास्टर आप बन गए हो, उसका काम है बच्चों को पढ़ाना, जाकर बैठ जाते हो, रील देखते हो फोन में सारे दिन। तो यदि आपकी हाईकोर्ट में कंप्लेन जाएगी तो हाईकोर्ट आपको परमादेश रिट जारी करेगा, और हाईकोर्ट बोलेगा भाई जिस काम के तेरे को पैसे दिए जाते हैं, जिस काम के लिए तेरी नियुक्ति की गई है, उस काम को तू क्यों नहीं कर रहा। तो हाईकोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ परमादेश रिट जारी करेगा। और अपन ने अनुच्छेद 215 में देखा था कि हाईकोर्ट की अभिलेख के न्यायालय की शक्ति, कि यदि कोई व्यक्ति हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो आदेश है उनको नहीं मानता, हाईकोर्ट उसको दंड दे सकता है। तो दंड देगा हाईकोर्ट फिर, ठीक है। अनुच्छेद फिर उसके बाद में है प्रतिषेध रिट। यदि कोई संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करती है तो न्यायालय उसको रोक सकता है, ठीक है, न्यायालय उसको रोक सकता है। यह रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही जारी कर सकता है। प्रतिषेध रिट जो है केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही जारी कर सकता है, बाकी परमादेश को आपके अधीनस्थ न्यायालय भी जारी कर सकते हैं भाई, ठीक है।
यह निचली अदालतों के विरुद्ध जारी की जाती है। प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी होती है? निचली अदालतों के विरुद्ध जारी होती है। जो अधीनस्थ अदालतें हैं तो इनके विरुद्ध जारी होती है। अदालतों के प्रतिषेध इनके विरुद्ध जारी होती है प्रतिषेध रिट। इसका प्रयोग कार्यपालिका या निजी व्यक्ति या किसी संस्था के खिलाफ नहीं होता। प्रतिषेध रिट का प्रयोग कार्यपालिका के खिलाफ नहीं करते, निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं करते या किसी संस्था के खिलाफ आपके प्रतिषेध रिट जारी नहीं करते, जबकि परमादेश रिट जारी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रतिषेध रिट जो है किसी व्यक्ति, किसी संस्था और कार्यपालिका के विरुद्ध नहीं होती, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी होती है। तो ये प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा कि कौन सी रिट है जो केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी होती है, तो आप कह देना प्रतिषेध रिट। कौन सी रिट है जो केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी होती है? वो है प्रतिषेध रिट। ठीक है, तो कोई संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है तो हाईकोर्ट उसको रोक लेगा। भाई साहब ऐसा मत करो, ये आपके औकात के बाहर की बात है। ठीक है, ये हमारी औकात की बात है। निचली अदालत के विरुद्ध हाईकोर्ट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट इसको जारी कर सकते हैं। उसके बाद में उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट में एक अलग बात है कि आपने रोक तो लगा दी, आपने कोई व्यक्ति अपनी संस्था से, अपने औकात से बाहर जाके काम कर रही है कोई संस्था या कोई व्यक्ति, फिर आप उस मामले को अपने पास मंगवा लेते हो। वहां तो सिर्फ रोक रहे थे आप कि भाई साहब ये आपकी औकात की बात नहीं है, आप इस काम को मत करिए, वो तो है प्रतिषेध रिट। ठीक है, उत्प्रेषण में क्या है कि भाई साहब ये काम आपके औकात का नहीं है, इसको हमारे पास भेज दीजिए, अपने पास मंगवा लेता है उस काम को। वो किस में है? उत्प्रेषण रिट में। औकात तो केवल प्रतिषेध की है, अपने पास भी मंगवा लिया, वो उत्प्रेषण हो गया। यह रिट किसी अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है जो अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है। यह रिट कार्यवाही समाप्त होने के बाद भी जारी की जा सकती है, मतलब उसके बाद में भी वह अपनी बातों को मान सकता है, मतलब आदेश की या फिर उस मामले की जांच कर सकता है। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा से मतलब है कि मैं आपसे पूछता हूं आप किस अधिकार से ये काम कर रहे हो, किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा में आपको याद रखना है किस अधिकार से, किस अधिकार से। कोई दाऊदी डॉन टाइप का एमएलए है, विधायक है उस क्षेत्र का, तो उस विधायक के क्या जची मूड में, उस विधायक के मूड में आई कि मैं हूं जो आदमी हूं, मैं किसी गांव में सेक्रेटरी का पद है उस पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर रहा हूं। एमएलए है, थोड़ा सा गुंडा टाइप का है, तो वो अपनी मनमर्जी चलाएगा। तो मनमर्जी में क्या करेगा वो? वह विधायक अपने जो पंचायत, ग्राम पंचायत लगती है नजदीकी, वहां एक ग्राम सचिव की नियुक्ति कर देता है। किसकी नियुक्ति कर देता है? ग्राम सचिव की नियुक्ति कर देता है। ग्राम सचिव मतलब बीडीओ। बीडीओ की नियुक्ति कर दी किसने? माना कि सरकार ने कर दी, बिना परीक्षा के लिए उस व्यक्ति को ग्राम सचिव बना दिया। वहां के एमएलए ने, वहां के सांसद ने किसी व्यक्ति को बोल दिया कि भाई साहब तू आज से क्या है, ग्राम सचिव हो आप आज से। आप लोगों को लगा कि यार ये आदमी तो कल तक तो ये बहुत गुंडा टाइप का था, बलात्कारी है और भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, और आपने इसको क्या बना दिया? ग्राम सचिव बना दिया, ग्राम विकास अधिकारी बना दिया। ठीक है, आपने हाईकोर्ट में कंप्लेन की, अनुच्छेद 226 के तहत आपने हाईकोर्ट में कंप्लेन की, तो हाईकोर्ट क्या करेगा? हाईकोर्ट रिट जारी करेगा, अधिकार परीक्षा। हाईकोर्ट क्या पूछेगा? भाई साहब आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो, किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हो? तो वो किस अधिकार से आप पूछोगे तो वह व्यक्ति, जो व्यक्ति नियुक्त हुआ है, जैसे ग्राम सचिव नियुक्त हुआ है तो ग्राम सचिव के विरुद्ध अधिकार परीक्षा रिट जारी होगी। किसके विरुद्ध होगी? ग्राम सचिव के विरुद्ध। जो व्यक्ति नियुक्त हुआ है उसके खिलाफ है, हाईकोर्ट कौन सी रिट जारी करेगा? अधिकार परीक्षा रिट जारी करेगा। ठीक है, न्यायालय किसी व्यक्ति से पूछता है कि उसने किस अधिकार से वह सार्वजनिक पद ग्रहण किया है, किस अधिकार से वह पद ग्रहण किया है, किस शक्ति से, किस अधिकार के तहत किसी सार्वजनिक पद को धारण किया है। ये कौन पूछता है? ये हाईकोर्ट पूछता है। किससे पूछेगा? जो व्यक्ति उस पद पर नियुक्त हुआ है उससे पूछता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद पर काम करने से रोकना, और कानूनी रूप से वह व्यक्ति पात्र नहीं है, उस व्यक्ति को उस शक्ति का दुरुपयोग करने से रोका जा सके, तो इसके लिए अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। ठीक है, तो वापस से देख लीजिए कि अधिकार परीक्षा में पूछेगा कि आप किस अधिकार से बैठे हो। प्रश्न में क्या है कि मामले को अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की गया, तो जो मामला है, मामले को अपने पास मंगवा लेता है, अपने पास मंगवाता है। ये बात याद रखनी है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या था कि यदि कोई व्यक्ति को आपने बंदी बना लिया, ठीक है, तो जो बंदी बना है, जो बंदी है उसके लिए प्लस जिसने गिरफ्तार किया है, जिसने उस व्यक्ति को बंदी बनाया है, उसके विरुद्ध भी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। उसके बाद में है परमादेश रिट। परमादेश का मतलब क्या है कि मैं आदेश देता हूं, कौन? न्यायपालिका। न्यायपालिका आदेश देगी, किस बात का आदेश देगी? न्यायपालिका परमादेश रिट जारी करेगी। न्यायपालिका आदेश देगी कोई व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि कलेक्टर है, किसी जिले का कलेक्टर है, वह कोई काम नहीं कर रहा। कलेक्टर यदि काम नहीं करेगा तो गलत बात है ना भाई। संविधान में उसकी नियुक्ति की गई है, नियुक्ति का प्रावधान है, और आप उसको वेतन देते हो, पेंशन देते हो, सारी चीजें खर्चे उठाते हो आप लोग। वो कह रहा मैं काम ही नहीं करूंगा। क्यों नहीं काम नहीं करोगे भाई? आप कलेक्टर हो जिले के, आप काम करोगे। नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे भाई साहब? एक बात मानो, आप काम करो, नहीं तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ठीक है। वहां जाके वो न्यायपालिका परमादेश रेट जारी करेगी, उससे बोलेगी काम कर भाई साहब, है ना, बैठने के लिए पैसे नहीं मिल रहे तेरे को। ये सारी बातें हैं भाई। तो उसके बाद में है अनुच्छेद 227, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। मतलब जो छोटे मोटे न्यायालय है किसी राज्य में, सुप्रीम कौन है? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में कौन? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट क्या करेगा? अधीनस्थ न्यायालय है ना छोटे मोटे, कौन से न्यायालय? अधीनस्थ न्यायालय। इनके अधीक्षण की शक्ति अनुच्छेद 227 के तहत किसमें होती है? हाई कोर्ट में होती है। अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति हाई कोर्ट में होती है, उच्च न्यायालय में होती है। ये प्रश्न आपके परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है, कि अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय राज्य के समस्त क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों का अधीक्षण करता है। उच्च न्यायालय सशस्त्र बलों के विरुद्ध अधीक्षण नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल आपको पता भी है कि सशस्त्र बलों में ये लागू नहीं होती बातें। और हाई कोर्ट वहां कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उच्च न्यायालय सशस्त्र बलों के विरुद्ध अधीक्षण नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट बात है, उच्च न्यायालय सशस्त्र बलों के विरुद्ध अधीक्षण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 228 में क्या है? कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों को अंतरण, जैसे कि यदि अधीनस्थ न्यायालय के किसी मामले में संविधान के संबंध में कोई सारवान प्रश्न नहीं थे, कोई मामला, कोई विषय, कोई केस जो अधीनस्थ न्यायालय में किसी जिला कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन उसमें कोई ऐसा बात नहीं तय जो संविधान के अनुसार उसकी व्याख्या करना अनिवार्य है, तो वह हाई कोर्ट में आ जाएगा केस। हाई कोर्ट स्वयं उसका निपटारा करेगा भाई, बोलेगा आप मुझे दे दो, ये आपकी बस की बात नहीं है। 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों को अंतरण। 227 में क्या है? हाई कोर्ट के अधीक्षण की शक्ति, ठीक है। 226 में क्या है? हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता। 225 में क्या है? विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। मतलब उच्च न्यायालय कहां तक शक्ति होगी उच्च न्यायालय की? जहां तक उस राज्य का विधानमंडल होगा, विधानमंडल के क्षेत्र तक हाईकोर्ट की शक्ति होगी, ठीक, ये बातें याद रखनी है। अब है अनुच्छेद 229 में क्या है? उच्च न्यायालय के अधिकारी, सेवक व उनका व्यय, ठीक, बस इतना ही याद रखना, ये पढ़ना भी, ठीक है। उच्च न्यायालय के अधिकारी, उनके सेवक, उनके व्यय है अनुच्छेद 229 में। अनुच्छेद 230 में क्या है? उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार। हाईकोर्ट जो है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई हाईकोर्ट जो है, चंडीगढ़ हाई, जो आपका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है चंडीगढ़ में है, वो जो हाईकोर्ट है वो चंडीगढ़ में भी काम करता है, ठीक है। गुजरात हाईकोर्ट है वो कहीं अलग केंद्र शासित प्रदेश में काम करेगा। तमिलनाडु का जो हाईकोर्ट है पुडुचेरी में काम कर रहा है। कोई हाईकोर्ट है वो अपने नजदीकी किसी यूटी तक केंद्र शासित प्रदेश में भी उसकी शक्ति होती है, ठीक है। अनुच्छेद 230 के तहत ये प्रावधान किया गया है। 231 में है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाईकोर्ट हो सकता है। जैसे मैंने आपको राज्यपाल पढ़ाया था, तो क्या बताया मैंने आपको कि दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। ऐसे याद रखना है कि दो या दो से अधिक राज्यों में एक हाईकोर्ट हो सकता है। अनुच्छेद 231 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों में एक हाईकोर्ट हो सकता है। अनुच्छेद 231 के तहत, ये इंपॉर्टेंट है भाई, दो या दो से अधिक राज्यों में एक हाईकोर्ट हो सकता है। जैसे आप देखोगे कि असम का जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है, अब तो फिर भी बन गए वहां पे हाईकोर्ट। पहले क्या था? असम का गुवाहाटी हाईकोर्ट दो तीन चार राज्यों के हाईकोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है, याद रखना भाई। अब है कुछ फैक्ट वाले प्रश्न, जो आपको पता है कि भाई जो जो फैक्ट है, लेकिन फैक्ट्स के बारे में ये प्रश्न आपके यहां से एक फैक्ट का आता है। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बातें बता देता हूं जहां से आपका प्रश्न आना है भाई, ठीक है। मैं बात बताऊंगा आपको हाई कोर्ट के संदर्भ में, उच्च न्यायालय के संदर्भ में। उच्च न्यायालय,
उच्च न्यायालय के संदर्भ में मैं कुछ शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए वापस से, ठीक है। ध्यान रखना, क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से भाई, ठीक है, काम हो जाएगा आपका। इस बात को याद रखना है आप लोगों को कि आपका काम हो जाना चाहिए, बस और बातें कोई मतलब की नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट की बात चल रही है, तो राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है भाई? राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना होती है। 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना होती है। 29 अगस्त 1949 को, इस बात को याद रखना है भी, ठीक है। 29 अगस्त 1949 को स्थापना होती है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? वो थे कमल कांत वर्मा। कौन थे भाई? कमल कांत वर्मा राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। पहली बार जब न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई तो 12 थे, 11+1 कुल 12 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। एकमात्र पीठ कहां पर है इसकी? एकमात्र इसकी पीठ कहां है? वो है आपके जयपुर में। एकमात्र पीठ है इसकी, कहां पर है? जयपुर में। किसकी बात चल रही है? राजस्थान हाईकोर्ट की बात चल रही है, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? पहली बात तो ये एक और बात ध्यान समझना है इसमें, आपके अनुच्छेद वाली बात। अनुच्छेद 214 में क्या है? अनुच्छेद 214 में है कि प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होगा, प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 215 में क्या है? अभिलेखीय न्यायालय की शक्ति, अभिलेखीय न्यायालय की शक्ति मतलब दंड दे सकता है। अनुच्छेद 216 में क्या है? हाई कोर्ट का गठन होगा, गठन राष्ट्रपति करेगा और हाई कोर्ट न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीशों मिलकर बनेगा, ठीक है। उसके बाद में है कि नियुक्ति, याद रखना भाई, नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है भाई? नियुक्ति नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। किसके अनुसार करेगा? अनुच्छेद 216 के अनुसार नियुक्ति करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की, चीफ जस्टिस की नियुक्ति करेगा हाई कोर्ट में। किससे परामर्श लेगा? राज्यपाल से परामर्श लेगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए तो राज्यपाल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श लेगा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जब हाई कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति करता है, मैं सिर्फ जस्टिस लिख देता हूं, यदि केवल जज की नियुक्ति करता है हाई कोर्ट के बारे में, किससे परामर्श लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लेगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श लेगा, राज्यपाल से परामर्श लेगा, राज्यपाल से परामर्श लेगा, ठीक है। मैं बात करूं कार्यकाल की, कार्यकाल कितना होता है? आप कह देना 62 वर्ष। हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष कार्यकाल होता है, 65 वर्ष तक कार्यकाल होता है, ठीक है। मैं कहूं कि वेतन भत्ते, वेतन भत्ते आप कह देना कि वेतन भत्तों का प्रावधान दूसरी अनुसूची में है, दूसरी अनुसूची में है। आप कह देना कि वेतन भत्ते संसद तय करेगी विधि द्वारा। कौन तय करेगा? संसद तय करेगी। आप कह देना कि वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। लेकिन मैं कहूंगा पेंशन की, आप कह देना कि पेंशन केंद्र की संचित निधि पर भारित होती है, केंद्र की संचित निधि पर भारित होती है, केंद्र की संचित निधि पर पेंशन भारित होती है, ठीक है। यह है कार्यकाल, वेतन और नियुक्ति। फिर मैं कह दूंगा हटा दो इनको, मैं कहूंगा कि इनको हटाना है, इनको हटाना है। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। कैसे हटाएगा? अनुच्छेद 124 के अनुसार, अनुच्छेद 124 के अनुसार। प्रक्रिया का नाम क्या है? आप बता देना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं महाभियोग। आप बोल देना कि चाहे हाई कोर्ट की बात हो या सुप्रीम कोर्ट की बात हो, यदि इनको हटाना होगा उस प्रक्रिया का नाम रखना होगा, तो प्रक्रिया का नाम होगा महाभियोग। और ये महाभियोग की प्रक्रिया कहां होती है? ये महाभियोग की प्रक्रिया होती है संसद में, महाभियोग की प्रक्रिया होती है संसद में।
संसद में होती है। इसमें क्या होगा, जो कुल संख्या है, कुल संख्या का बहुमत लगेगा, कुल संख्या का बहुमत लगेगा तथा उपस्थित प्लस मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत होगा, तो जाके महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होगी। उसके बाद में राष्ट्रपति पद से हटा देगा। तो आधार क्या है, क्यों हटा दोगे? मैंने कहा 2 आधार है, सदाचार और असमर्थता। आप काम ही नहीं कर पा रहे हो, आप असमर्थ हो। सदाचार में भ्रष्टाचार वगैरह आ जाता है सारा, ठीक है। उस तरह आप इसको पद से हटा देते हो, ठीक है। मैंने बोला कि एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी न्यायाधीश, कार्यकारी चीफ जस्टिस और जस्टिस, कार्यकारी न्यायाधीश और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी न्यायाधीश और कार्यकारी जस्टिस और कार्यकारी चीफ जस्टिस तथा अपर न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कौन करता है? आप कह देना कि इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति महोदय। कौन करता है भाई? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। न्यायाधीश कार्यकारी हो, न्यायाधीश अपर न्यायाधीश हो या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हो, नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। और मैं यदि आपसे कह दूं कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आप कह देना कि चीफ जस्टिस करता है। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करता है हाईकोर्ट के संदर्भ में। अब मैं कहूंगा कि हाईकोर्ट की रिट अधिकारिता कहाँ है? हाईकोर्ट की रिट अधिकारिता आप कह देना अनुच्छेद 226 में, अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट की रिट अधिकारिता की शक्ति है, रिट अधिकारिता की शक्ति है। हाईकोर्ट की रिट अधिकारिता की शक्ति है अनुच्छेद 226 में, ठीक है। हाईकोर्ट जो है, राजस्थान हाईकोर्ट जो है, उसकी जो जयपुर पीठ है, जयपुर जो पीठ है 1958 में समाप्त हो गई थी और 1976 से पुनः काम कर रही है, पुनः चालू कब से? 1976 से, ठीक है। वापस से समझना क्या क्या बातें थी। हाईकोर्ट 29 अगस्त 1949 को हाईकोर्ट की स्थापना होती है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनते हैं कमलकांत वर्मा। जब प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया उस समय 11 अन्य न्यायाधीशों को भी नियुक्त किया गया था, ठीक है। कुल मिला के 12 न्यायाधीशों की हमने पहली बार नियुक्ति की थी। एकमात्र पीठ है जयपुर में, क्योंकि मुख्य पीठ है आपके जोधपुर में, हेडक्वार्टर है आपके जोधपुर में। जयपुर पीठ समाप्त होती है 1958 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, लेकिन बाद में 1976 में वापस से इसको गठित कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 214 में है कि प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होगा। और इस बात को याद रखना, एक और अनुच्छेद 231 इसमें है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए भी एक हाईकोर्ट हो सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाईकोर्ट हो सकता है अनुच्छेद 231 के तहत। 215 में है हाईकोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय होना, मतलब उस हाईकोर्ट उस उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन होगा, नहीं करते हो आप, उसकी अनुपालना नहीं करते हो तो दंड देने की शक्ति हाईकोर्ट में निहित होगी। 216 में है गठन करता है राष्ट्रपति। हाईकोर्ट किससे मिलकर बनता है? मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों मिलकर बनेगा। 226 में है हाईकोर्ट की रिट अधिकारिता। हाईकोर्ट की रिट अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा होती है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट जारी करेगा वह केवल मूल अधिकारों के हनन पर रिट जारी करेगा। केवल मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का यदि वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, लेकिन हाईकोर्ट जो है मूल अधिकारी की बात हो या अन्य और अपराधों की बात हो, हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है, ठीक है। मतलब हाईकोर्ट की रिट शक्ति ज्यादा है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए राज्यपाल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करेगा, लेकिन केवल न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है हाईकोर्ट में राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। घटाता राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 124 के तहत प्रक्रिया का उल्लेख है। उसका आधार है कदाचार और असमर्थता। प्रक्रिया का नाम देते हो आप महाभियोग। ये प्रक्रिया चलती है संसद में। संसद में कुल सदस्यों का बहुमत, मतदान तथा उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा ये पारित होता है विधेयक। उसके बाद में राष्ट्रपति पद से हटाता है। वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में है। शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। शपथ का उल्लेख, शपथ तीसरी अनुसूची में है। शपथ का उल्लेख तृतीय अनुसूची में है। तृतीय अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल शपथ दिलवाता है। राज्यपाल शपथ दिलवाता है। वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में है। संसद वेतन भत्ते तय करेगी, ना करे तो दूसरी अनुसूची के अनुसार होंगे। राज्य की संचित निधि पर वेतन भत्ते भारित होते हैं। राज्य की संचित निधि पर वेतन भत्ते भारित होते हैं, लेकिन पेंशन केंद्र की संचित निधि पर भारित होती है।
सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट का पेंशन, वेतन, भत्ता तीनों ही केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। कार्यकारी चीफ जस्टिस की नियुक्ति, कार्यकारी जस्टिस की नियुक्ति, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा राष्ट्रपति के परामर्श से और उस व्यक्ति की अनुमति के बाद में। तो ये हाई कोर्ट के बारे में एक शॉर्ट डाटा है आपके पास में। यहां से प्रश्न आता है भाई, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? कैलाश नाथ बाचू का। न्यूनतम कार्यकाल किसका है? सतीश मित्तल का। ये प्रश्न है, आपको रटने हैं। प्रश्न आता है घूम घूम के यहां से भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हाईकोर्ट की। एक दो जो प्रश्न आने हैं वो इससे बाहर नहीं जाने आपके। आगे आ जाइए। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमलकांत वर्मा देख चुके हैं। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है? कैलाश नाथ बाचू, ये भी देख चुके हैं। 1951 से 1958 तक कैलाश नाथ बाचू है। 1951 से 1958 तक। न्यूनतम सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल, 41 दिन रहे थे भाई। न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश है। न्यूनतम कार्यकाल किसका था? सतीश कुमार मित्तल का। मंत्री बनने वाले मुख्य न्यायाधीश, ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो मंत्री बन गए, न्यायमूर्ति फारूक हसन। ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो मंत्री बन गए, मंत्री बनने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है? फारूक हसन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे वो है JS वर्मा और अरुण कुमार। JS वर्मा और अरुण कुमार राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, लेकिन साथ में ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के भी अध्यक्ष रह ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। कौन कौन है? JS वर्मा, अरुण कुमार, कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा था वो है कौन है? JM पांचाल। अभी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, वहां आपके पूछा था कार्यवाहक राज्यपाल जिनका कार्यकाल सर्वाधिक हुआ था, TB राजेश्वर। मैंने पढ़ाया था तो राज्यपाल पढ़ाया, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तैयारी कर रहे हो अधीनस्थ बोर्ड की, लेकिन आपको जो प्रश्न पूछ जा रहे हैं ना, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से। RPSC में सेम टू सेम छप रहे, तो इस कंटेंट को हल्के में नहीं लेना है। ध्यान रखना, सारी चीज रटनी है। बिल्कुल तुला तुलाया आपके लिए कंटेंट लेकर आए हैं, बिल्कुल प्रमाणित सोर्स से। नए पैटर्न पर आधारित ये जो कंटेंट है ना, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम में धड़ल्ले से। ज्योग्राफी आप देखना, ज्योग्राफी क्लासेस डाल दी है मर्ज करके, कुछ नई क्लास डाली है, खूब सारे प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है जिनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा कार्यवाहक के रूप में वो है JM पांचाल। क्या नाम है? JM पांचाल कार्यवाहक रहे और कार्यवाहक के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा। आप कहोगे भाई सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा था मुख्य न्यायाधीश का? मैं कहूंगा सर्वाधिक कार्यकाल तो किसका था? कैलाश नाथ बाचू का था। सर्वाधिक कार्यकाल तो कैलाश नाथ बाचू का था। और कार्यवाहक की बात करूंगा तो JM पांचाल का है। न्यूनतम कार्यकाल सतीश कुमार मित्तल का है। दो व्यक्ति जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के भी अध्यक्ष रहे, कौन है? अरुण कुमार और JS वर्मा। अरुण कुमार और JS वर्मा। ठीक है। पद पे रहते हुए त्याग पत्र दिया। हाईकोर्ट का वह न्यायाधीश, वह मुख्य न्यायाधीश ने पद पर रहते हुए त्याग पत्र दिया। ठीक है। कौन है? आपके SK गर्ग। न्यायाधीश SK गर्ग ने पद पर रहते हुए त्याग पत्र दिया। पद पर रहते हुए निधन किसका हुआ? न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद व्यास। 2006 में ये पद पर रहते हुए निधन हो जाता है इनका। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद व्यास का पद पर रहते हुए निधन होता है। न्यायमूर्ति JS गर्ग त्याग पत्र देते हैं न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय में महिला न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा और बेला M त्रिवेदी। उच्चतम न्यायालय में कौन कौन है महिला के न्यायाधीश? ज्ञान सुधा मिश्रा, बेला M त्रिवेदी। रजिस्ट्रार जनरल कौन है? प्रथम माधव प्रसाद गुप्ता। वर्तमान में कौन है? चंचल मिश्रा। राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल कौन है? इंपॉर्टेंट, राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल कौन है? चंचल मिश्रा। प्रथम कौन थे? माधव प्रसाद गुप्ता। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहां पर है? जोधपुर में। स्थापना होती है 2007 में। इसका संरक्षक कौन होता है? राज्य हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है, राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश जो होता है, और राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी का संरक्षक होता है। वर्तमान राजस्थान हाईकोर्ट में कितनी महिला जज है? महिला जज है रेखा बोरान, सुबा मेहता, नुपुर भाटी, संगीता शर्मा। 4 महिला जज है वर्तमान राजस्थान के हाईकोर्ट में। राजस्थान के हाईकोर्ट में वर्तमान में 4 महिला जज है भाई। 4 महिला जज है। नाम क्या है? रेखा बोरान, रेखा, सुबा, नुपुर, संगीत, नेपा, सुबा, नुपुर और संगीता। याद रखना भाई। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर में है। 24 जनवरी 2007 को इसकी स्थापना होती है। रजिस्ट्रार जनरल वर्तमान में चंचल मिश्रा है। याद रखना, आ चुका है परीक्षा में। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 2 महिला न्यायाधीश है। ज्ञान सुधा मिश्रा है, बेला M त्रिवेदी है। पद पर रहते हुए निधन होता है राजेंद्र प्रसाद व्यास का। त्याग पत्र देते हैं न्यायाधीश SK गर्ग। ठीक है। तो ये आपकी क्लास कंप्लीट होती है, जिसमें क्या क्या देखा है आपने भाई?
इस क्लास में राजस्थान हाईकोर्ट कंप्लीट हो गया, महत्वपूर्ण आर्टिकल कंप्लीट हो गए, और कौन क्या रहा ये भी अपन ने पढ़ लिया भाई हाईकोर्ट के बारे में। ठीक है, वर्तमान वाला भी तो आपके कार्यवाहक है। ठीक है, नया बने इसको याद करके जाना, वर्तमान वाला आपसे पूछेगा। ठीक है, और यहां से आपके ये मान लीजिए कि 2 प्रश्न जो है हाईकोर्ट की क्लास से आपके आ ही जाते हैं। न्यायपालिका से 2 प्रश्न आपके आते हैं हाईकोर्ट से। एक तो व्यक्तित्व के बारे में आएगा, कौन क्या रहा। एक आपसे हो सकता है अनुच्छेद से आए, अनुच्छेद का प्रश्न आता है आपके, नियुक्ति वगैरह के प्रावधान किस अनुच्छेद में है, शपथ वगैरह के प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपके उच्च न्यायालय क्लास होगी। मैं बात वापस से बोलूंगा, चाहे आरपीएससी की बात होगी या आरएसएसबी की बात होगी, दोनों ही जगह यहां से प्रश्न आएगा और आपका काम हो जाएगा, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है आप। ठीक है, धन्यवाद सभी को। पीडीएफ नवीन अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, और सेशन को अपने यार दोस्तों को शेयर करना भैया, अगर अच्छा लगा सेशन अपने साथियों तक जरूर शेयर करना। धन्यवाद।